हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के बारे में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को हमने पढ़ा, उसकी कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में हमने जाना। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है जो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने वर्ड्स में अपनी अपनी थॉट प्रोसेस को यूज़ करते हुए इसको एक्सप्रेस किया। और दो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट आपके पास है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और दूसरी है आपके पास क्लासियस स्टेटमेंट। देखिएगा जी, ये दोनों स्टेटमेंट जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये दोनों अलग अलग हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, दोनों स्टेटमेंट का मतलब एक ही है। अगर एक स्टेटमेंट इनमें से गलत आप बोल देते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, रॉन्ग, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट इज रॉन्ग, देन ऑटोमेटिकली क्लासियस स्टेटमेंट बिकेम रॉन्ग। इफ यू सेड दैट क्लासियस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, देन ऑटोमेटिकली यू कैन प्रूव इट रॉन्ग। ओके, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के बारे में पहला जो स्टेटमेंट है, केल्विन और प्लैंक ने मिलकर जो स्टेटमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग ये क्या कहता है, टिल डेट नो सच मशीन हैज़ बीन कंस्ट्रक्ट which can absorb a particular amount of heat and convert that heat completely into work done। आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है। तो यही स्टेटमेंट आपके पास, अब आपको समझना क्या है वही आपको यहाँ ध्यान रखना है। जो मैंने बोला है उस स्टेटमेंट को पहले मैंने नीचे लिख रखा है, नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज द अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम ए रिजर्वायर एंड कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क डन। आप अपनी लैंग्वेज में कह सकते हो, टिल डेट नो सच मशीन हैज़ बीन कंस्ट्रक्ट विच कैन अब्जॉर्ब ए अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम ए सोर्स एंड कंप्लीटली कन्वर्ट सच हीट इनटू वर्क डन विदाउट रिजेक्टिंग हीट टू द सिंक। देखिएगा स्टूडेंट, ये बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूँ। हम बात करेंगे हीट इंजन के बारे में। हीट इंजन क्या होता है? ए डिवाइस विच कैन कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था, कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल वर्क इनटू हीट, देयर आर सो मैनी एग्जांपल वी कैन अंडरस्टैंड हाउ मैकेनिकल वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट। बट उसी टाइम हमने कहा था, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द सिंपल एग्जाम्पल्स हाउ हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। ऐसा हमारे पास सिंपल से एग्जांपल नहीं है। अब देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जो हीट इंजन होता है उसके मेनली तीन कंपोनेंट होते हैं। ऊपर का जो कंपोनेंट होता है इसको बोलते हैं हॉट रिजर्वायर सोर्स, और जिसका टेम्परेचर आपने TH हाई टेम्परेचर होता है, और इसको मैं बोल सकता हूँ TH और T1 आप बोल सकते हो। जब हम यूनिट आगे बढ़ेंगे तो मैं T1 इसको यूज करूंगा। दूसरा आपके पास सिंक होता है, सिंक लो टेम्परेचर होता है, T लो टेम्परेचर, और मैंने T2 बोल दिया। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ सिंक, T1 इज ग्रेटर देन T2। और बीच में हमने ये दिखा दिया आपके पास हीट इंजन। हीट इंजन क्या करेगा, कुछ अमाउंट ऑफ हीट को अब्जॉर्ब करेगा और उसको वर्क डन में कन्वर्ट कर देगा। कुछ पार्ट ऑफ Q1 हैज बीन कन्वर्टेड इनटू वर्क डन एंड रिमेनिंग पार्ट इज रिजेक्टेड टू द सिंक। ऐसा होता है। अब देखिएगा जी, अगर मैं ये कहूँ, ये आपके पास सोर्स है, हाई टेम्परेचर सोर्स जिसको हम बोलते हैं, उससे हमारा हीट इंजन। हीट इंजन क्या होता है? वर्किंग सब्सटेंस। किसी कंटेनर में आपने गैस डाला तो वर्किंग सब्सटेंस वहाँ पे गैस हो जाती है आपके पास। तो जैसे आपके पास इस हीट इंजन ने यहाँ से हीट अब्जॉर्ब की और उसको कंप्लीटली वर्क डन में कन्वर्ट कर दिया। कंप्लीटली वर्क डन का मतलब ये सारी की सारी हीट को इसने वर्क डन में कन्वर्ट कर दिया। और जो सिंक हमने लिया है इसको कोई भी हीट उसने रिजेक्ट नहीं की, Q2 इक्वल टू 0। ऐसा हीट इंजन, ऐसी मशीन आज तक पॉसिबल नहीं है आपके पास। तो ये आपके पास इम्पॉसिबल है। आपके पास इस तरह का जो कंस्ट्रक्शन, जो मशीन हम बना रहे हैं, ये इम्पॉसिबल है। और ऐसी मशीन को बोलते हैं परपेचुअल मोशन मशीन। परपेचुअल मोशन मशीन कहने का मतलब इम्पॉसिबल मशीन आपके पास। तो पहली स्टेटमेंट आपने देखी थी, नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज द अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम ए रिजर्वायर। रिजर्वायर मतलब हॉट रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर, एंड कंप्लीट कन्वर्जन इनटू वर्क। बुक में आप पढ़ोगे आपको स्टेटमेंट ये ऐसी मिलेगी, इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वर्क बाय कूलिंग ए बॉडी बिलो द टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट बॉडी इन इट्स सराउंडिंग।
ये देखो पहली स्टेटमेंट को आप पढ़ोगे थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये स्टेटमेंट क्या है। कहने का मतलब यही है आपके पास, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इसने इसको हीट दी, इसका कंप्लीट कन्वर्जन वर्क डन में कन्वर्ट हो गया, इसको कुछ भी नहीं मिला आपके पास, फिर इसने कंप्लीट किया, फिर इसको कुछ भी नहीं मिला, ऐसा नहीं हो सकता आपके पास। इसमें क्या होगा, ये जो हीट इंजन है, वर्किंग सब्सटेंस जिसको बोलते हैं, ये कुछ हीट को वर्क डन में कन्वर्ट करेगा, कुछ हीट यहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाएगी सिंक में, और यहाँ का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, कुछ ये वर्क डन में कन्वर्ट होना चाहिए और कुछ ये नीचे सिंक को दे देना चाहिए, और इसके वर्किंग सब्सटेंस में कोई भी इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, और ये कंटिन्यू काम करता रहेगा आपके पास। ये टेम्परेचर डिफरेंस आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो यही कहता है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वर्क फ्रॉम ए बॉडी बाय कूलिंग दिस बॉडी बिलो द कोल्डेस्ट बॉडी ऑफ द सराउंडिंग। अगर उसका टेम्परेचर जो सराउंडिंग के अंदर कोई भी बॉडी है, अगर उससे नीचे चला जाएगा आपके पास, आप ये बोल सकते हो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा या इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो ये काम नहीं करेगा आपके पास। तो मेंटेन क्या रखना पड़ेगा, ये हाई टेम्परेचर पे रखना पड़ेगा, ये लो टेम्परेचर पे रखना पड़ेगा, और इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, जिसको हम वर्किंग सब्सटेंस बोलते हैं। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये हीट इंजन के लिए एप्लीकेबल है। हीट इंजन आपके पास स्टीम इंजन हो सकता है, डीजल इंजन हो सकता है, पेट्रोल इंजन हो सकता है आपके पास। तो उन इंजन के लिए ये आपके पास ये वाली स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की है, क्लासियस स्टेटमेंट। क्लासियस ने क्या कहा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी विदाउट हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल वर्क डन। क्या समझ में आया? ये कहता है कि ये लो टेम्परेचर बॉडी है, ये हाई टेम्परेचर बॉडी है। लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर, आप इसको हीट कर रहे हो, हाई टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर है, ये हाई टेम्परेचर है, ये सिंक है, ये सोर्स है, इसका टेम्परेचर T2 या TL है, इसका टेम्परेचर T1 या TH है आपके पास। अगर आप सिंक से सोर्स में हीट देना चाहते हो तो आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, अपने आप नहीं जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये बॉडी हीट की हुई है, ये दूसरी आपके पास हीट नहीं की हुई है। अगर इस बॉडी को आप इसमें टच करोगे तो टेम्परेचर अपने आप हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी में अपने आप चला जाएगा। लेकिन इस बॉडी के पास ऐसा नहीं होता कि ये कूल है तो ये इसको कूल कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता आपके पास। ठीक है जी, तो इसकी स्टेटमेंट आपको ध्यान से रखनी है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक हीट फ्लो फ्रॉम एट लोअर बॉडी टू ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर विदाउट हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। ये आपके पास रेफ्रिजरेटर या रेफ्रिजरेटर हीट इंजन का उल्टा हीट पंप बोलते हैं, हीट पंप बोलते हैं। ये आपके पास हीट पंप हीट को बाहर फेंकता है। रेफ्रिजरेटर के अंदर आपने देखा होगा कि रेफ्रिजरेटर के अंदर कोई भी चीज़ आप रखोगे वो क्या करेगा, वहाँ का सराउंडिंग कूल होता है, उसका टेम्परेचर लो होता है, तो वहाँ से उस बॉडी से हीट निकालेगा और उस बॉडी को ट्रांसफ़र करेगा सराउंडिंग में। इसलिए आप देखा होगा रेफ्रिजरेटर के पीछे, फ्रीज के पीछे आप हाथ लगा के ऐसे देखोगे रेफ्रिजरेटर के, आपको गर्म होगा आपके पास। तो ये क्या कहता है, इसके केस में यही कहता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सप्लाई हीट फ्रॉम ए लो बॉडी टेम्परेचर टू हाई बॉडी टेम्परेचर विदाउट हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल वर्क डन। इस तरह की मशीन भी पॉसिबल नहीं है आपके पास। इसको बोलते हैं परपेचुअल मोशन मशीन 2। ये आपके पास थी परपेचुअल मोशन मशीन 1 PMM, परपेचुअल मोशन मशीन 1 हीट इंजन वाली को, और जो है ये आपके पास PMM 2 बोलते हैं आपको। ये परपेचुअल मोशन मशीन आर इमेजिनरी मशीन, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक इसको हीट नहीं देगा ये मशीन पॉसिबल नहीं है। जब तक एक्सटर्नल वर्क डन नहीं होगा यहाँ से, अब आपके पास ये हीट ऊपर जाएगी आपके पास Q2 + W, Q2 + W।
ये पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबल ये नहीं हो सकता। तो ये दो स्टेटमेंट मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी कि क्लासियस स्टेटमेंट क्या थी, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या थी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की, और दोनों ही स्टेटमेंट का मतलब एक ही है। अगर एक गलत प्रूव करोगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली गलत प्रूव हो जाएगी। अगर आप क्लासियस वाली को रॉन्ग प्रूव करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास रॉन्ग प्रूव हो जाएगी। इसलिए दोनों का मतलब एक ही है, आप इसको समझिएगा। जब ये एमडीयू में पूछ लिया जाता है, एमडीयू में आपके सिलेबस का पहला टॉपिक यही है, अभी तक हमने बेसिक किया था, तो एमडीयू में बार बार पूछ लिया जाता है एक्सप्लेन द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। अगर 2 नंबर का आता है, 3 नंबर का आता है तो स्टेटमेंट से आप काम चला सकते हो, लेकिन आता है एक्सप्लेन द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, तब आपको क्या प्रूव करना है, इक्विवेलेंस ऑफ दीज टू स्टेटमेंट, इक्विवेलेंस ऑफ दीज की दोनों सेम है आपके पास, तो इसको हम प्रूव करते हैं। देखिएगा जी, इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन्स एंड क्लासियस स्टेटमेंट्स, इक्विवेलेंस ऑफ दिस टू स्टेटमेंट। बड़े ध्यान से देखिएगा जी कि एक को हम गलत लेके चलेंगे, दूसरी अपने आप गलत प्रूव हो जाएगी। केस पहला देखिएगा, ये हमने ले लिया जी सोर्स, जिसको बोलते हो हाई टेम्परेचर पे आपके पास है, इसको सोर्स, ये TH और T1 हम इसको यूज करेंगे, T1 आगे, T1 मतलब सोर्स ऑफ टेम्परेचर ऑफ सोर्स। और सेकंड है आपके पास, ये है आपके पास सिंक, जिसको लो टेम्परेचर पे हम रखते हैं, या इसका टेम्परेचर हम आगे यूज करेंगे T2। अब देखिएगा जी, इसमें ये हमने हीट इंजन ले लिया, हीट इंजन, ये Q1 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से अब्जॉर्ब करेगा और इसको कन्वर्ट करेगा वर्क डन में। इसका मतलब क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, वी आर वायलेटिंग द केल्विन स्टेटमेंट हेयर, बिकॉज इफ इट फॉलो द केल्विन स्टेटमेंट देन इट शुड ट्रांसफर सम हीट टू द सिंक। तो वी आर वायलेटिंग हेयर केल्विन स्टेटमेंट, ओके, वी आर वायलेटिंग हेयर केल्विन स्टेटमेंट एंड देन प्रूव दैट क्लासियस स्टेटमेंट इज ऑटोमेटिकली प्रूव्ड रॉन्ग। कैसे? अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे एक रेफ्रिजरेटर लिया, उसके अकॉर्डिंग आपने पढ़ा है ये Q2 अमाउंट हीट अब्जॉर्ब करेगा और आपके पास इसकी हेल्प से ये वाला जो वर्क डन था ये इसको मिलेगा, हमने इससे अटैच कर दिया है, और ये इस वाली हीट को आपके पास ऊपर कर देगा। कौन सी हीट को? आपके पास W प्लस Q2, W प्लस Q2, और इसको आप लिख सकते हो W कितना है, जितना हीट आपने दिया था उतना ही वर्क डन में कन्वर्ट हो गया था, तो इसको हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 हीट, हम उसको बोल सकते हैं Q1 प्लस Q2 हीट।